पत्ता डेरे में रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानक पत्ता डेरा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा तरसेम सिंह के दर्शन कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। बाबा तरसेम सिंह के अंतिम दर्शनों के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भावुक हुए और उनकी आंखें नम हुई। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इस घटना को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि बाबा तरसेम सिंह का इस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके द्वारा स्वयं से भी संस्थाओं का संचालन किया जाता रहा है। इस घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है। बाबा तरसेम सिंह जी का इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत यहाँ पर समाज सेवा की है, गरीबों के लिए अनेक प्रकार के काम सेवा के वो यहाँ पर संचालित करते थे। इस प्रकार की उनकी हत्या से निश्चित रूप से यहाँ समाज को कहीं से भी किसी के सुराग जुड़े होंगे तो उनको खोजा जाएगा और उनको सही सजा जो देनी है कानून की, वो सजा उनको मिलेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई थी। चुनाव आयोग ने सभी प्राप्त नामांकन का परीक्षण करने के बाद 5 लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन सही पाए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट पर सही पाए गए हैं, जबकि पौड़ी गढ़वाल के लिए 13, टिहरी गढ़वाल के लिए 11, नैनीताल के लिए 10 और अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए 8 नामांकन सही पाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सर्विस मतदाताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगाड़ने ने बताया कि प्रदेश में 93,187 सर्विस मतदाताओं की लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें 90,554 पुरुष और 2,633 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में रह रहे जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट मतदाता जो मतदान करना चाहते हैं, उन्हें 12C फॉर्म या प्रत्यक्ष रूप से मतदान के लिए फॉर्म M भरकर अपने क्षेत्र के ERO माइग्रेशन प्रमाण पत्र और पत्ते के प्रूफ के साथ जमा कराने होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का यह अवसर श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला के वोटर्स के लिए है। समीक्षा का प्रक्रिया पूर्ण किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा, और जो सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टेहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 नॉमिनेशन पत्र को खारिज किया गया है। टेक्निकल 14 नहीं, हरिद्वार का 14 वैलिड पाया गया है। नैनीताल में 10 पाए गए और हरिद्वार में जो 7 रिजेक्ट हुए हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुए हैं। आज के वैलिड जितने पाए जाएंगे उसके पश्चात 30 मार्च का अंतिम दिवस होगा। 30 मार्च को 3 बजे तक जो वैलिड नामांकन करने वाले प्रत्याशी होंगे वो अपने नाम वापसी का भी आवेदन कर सकते हैं, अगर वापस लेना चाहे तो। 3 बजे के पश्चात उनके आवेदन पत्र लिए। में महत्वपूर्ण बिंदु ये सर्विस वोटर्स के बारे में जितने भी हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी निर्वाचक नामावली पूर्ण तैयार हो गई हैं और उसके आधार पर 93,187 सर्विस वोटर्स जो सेना में कार्यरत सैनिक होते हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के कार्यरत सैनिक होते हैं उनको दिए जाएंगे। उसमें 90,554 पुरुष और 2,633 महिला इनको उसमें दर्ज किया गया है। 93,187 पुरुष हैं वो सर्विस वोटर्स, 90,554 और जो महिला सर्विस वोटर्स हैं 2,633 2633 जी। महत्वपूर्ण जानकारी मैं सब साझा करना चाह रहा हूँ। जो जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स हैं वो भी अपना जो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं फॉर पोस्टल बैलेट। उसका जो प्रारूप होगा वो फॉर्म 12C होगा। उसके अलावा अगर वो फिजिकली वोट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए फॉर्म M होगा। तो ये जानकारी हमारे ERO
नेट के माध्यम से और बाकी जो उनके जो AROs होते हैं उनके माध्यम से उनको उपलब्ध करा दी गई है। ये परिवारों से और व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म M और 12C सबमिट करना चाहते हैं, ये अपने जहाँ पर निवास रहते हैं वहाँ के ERO कार्यालय में जाकर 3 डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना होगा। उसमें पहला डॉक्यूमेंट जो फॉर्म M है और फॉर्म 12C दोनों में से कोई एक। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पर वो वर्तमान में निवास कर रहे हैं वहाँ का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जो भी उनके पास अभिलेख उपलब्ध होगा वो जमा करना होगा। और तीसरा जो अभिलेख है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो उनको प्राप्त हुआ होगा रिलीफ कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर के जो होंगे वहाँ से जो भी प्राप्त हुआ होगा, या अन्य कोई ऐसा अभिलेख जो उस कार्य से उनको जारी किया गया, उदाहरण के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। तो इनको जमा करने के उपरांत हमारे जो ERO होंगे अन्य राज्य के, वो इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन मोड से ही कंसर्न ARO को भेजेंगे जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होंगे। ये सुविधा केवल 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए उपलब्ध होगी, उसमें श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला। तो ये उनके निवास। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए अंतिम दिन 5 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। नामांकन की प्रारंभ से अंतिम दिन तक 13 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि गढ़वाल लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु चल रही नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस से गणेश गोदियाल, बहुजन मुक्ति पार्टी श्यामलाल, बहुजन समाज पार्टी धीर सिंह तथा दीपेंद्र नेगी व मुकेश प्रकाश द्वारा निर्दलीय से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 13 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद 30 मार्च को नाम वापसी का दिन होगा। 21 है, 13 कैंडिडेट्स के द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म्स भरे गए, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा एक्स्ट्रा नॉमिनेशन फॉर्म्स भी भरे गए, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 13 है। हम लोगों ने चूँकि वेरियस पार्टीज़ के साथ में कॉन्टिन्यूसली मीटिंग्स की थी और उन्होंने इस संबंध में जो भी सूचना दी जानी थी वो दी भी गई थी। निर्दलीय कैंडिडेट्स की भी हम लोगों ने जो भी नियमानुसार मदद की जानी है या प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी जो की जानी होती है या चेक किया जाना होता है उसको किया गया। तो फॉर्चुनेटली 13 लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं हमारे पास में सबमिट हुए। वापसी की तिथि 30 है और डेट। वहीं प्रदेश भर में बढ़ रहे तापमान के बीच मौसम विभाग ने पहाड़ से लेकर मैदान तक आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश का अंदेशा जताया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 29, 30 और 31 मार्च को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, जिसके चलते बढ़ रहे तापमान से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उसके बाद देखेंगे 29 और 30 को जो एक्टिविटी बढ़ेगी। तो 29 तारीख को और 30 तारीख को कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं उनमें अनेक स्थानों पर, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जनपद है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। फिर 31 तारीख को भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है रेनफॉल की एक्टिविटी रहेगी। तो इसमें जो है कुछ स्थानों तक में जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी। तो वार्निंग की बात करें तो जो 29, 30 और 31 तारीख को है तो इसमें जो है उत्तराखंड में जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है। तो बात करें 29 तारीख में जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि की संभावना है और जो है तेज जो है झोंकेदार हवाएं जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, ये चलने की संभावना है। उसी तरीके से 30 तारीख को भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय और जो मैदानी क्षेत्रों में भी जो है थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है और जो है तेज जो गस्टी विंड्स जो तेज झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की चल सकती हैं। उसके बाद जो है 31 तारीख में भी देखेंगे तो फिर 31 तारीख में जो है पर्वतीय क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले, वहाँ पर जो है थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की एक्टिविटी मिलने की संभावना है। तो अभी जो ये कहेंगे कि अभी अगले जो है 5 से 7 एक हफ्ते की बात करेंगे तो जो एक्टिविटी मेन 29, 30, 31 तारीख को उत्तराखंड में मिलने की। देखिए जो इसमें ज़्यादातर वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है लाइट और मॉडरेट कैटेगरी की ही पॉसिबिलिटी है, मध्यम दर्जे तक की वर्षा मिल सकती है 29, 30, 31 तारीख में। और बर्फ़बारी की भी बात करें तो बर्फ़बारी भी जो 4000 मीटर हैं या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर हल्की से मध्यम बर्फ।
आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के मीडिया सेंटर में लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र को लेकर प्रदेश भर से मांगे गए सुझावों की सुझाव पेटियों को लेकर एक कार्यक्रम किया गया है। इसी के साथ इन सुझाव पेटिका को केंद्र को भी प्रेषित किया गया। आपको बता दें, 15 फरवरी को बीजेपी ने प्रदेश भर में सुझाव पेटी का शुभारंभ किया था, जिसमें प्रदेश भर में सभी विधानसभाओं से आम जनता से सुझाव मांगे गए थे। सुझाव पेटिका को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य की सभी 70 विधानसभाओं के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि 12 सुझाव पेटिकाओं में करीब 70,000 सुझाव पत्र आए हैं, जो समाज के करीब 16 से अधिक वर्गों, जिसमें बुद्धिजीवी, कलाकार, सामाजिक संस्था, युवा, महिलाओं द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही कुछ नमो ऐप में भी सुझाव जनता के द्वारा दिए गए हैं, वह कुछ सीधा केंद्र को भी भेजे गए हैं। उन्होंने सुझाव पत्रों को लेकर कहा कि इसमें 60% मुद्दे राज्य के और 40% राष्ट्र के मुद्दों पर दिए गए हैं। हमने जनता से इसके बारे में सुझाव लिए हैं कि हमारा संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए। 15 फरवरी को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, इस अभियान की शुरुआत हुई थी और लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों ने 70 विधानसभाओं में अपने सुझाव दिए हैं। इसके अलावा जो लोगों ने सीधा नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेजे हैं और कुछ लोगों ने पत्र के माध्यम से भी अपने सुझाव सीधा केंद्र को भेजे हैं। कुल मिलाकर लगभग समाज के 16 से भी अधिक जो विविध सामाजिक कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, मजदूर, रिक्शा तांगा चलाने वाले, रेहड़ी ठेली चलाने वाले, ऐसे 16 से अधिक विविध प्रकार का जो समाज में और सेवाओं में जो वर्ग है, उनके द्वारा इसमें सुझाव दिए गए हैं। और विशेष रूप से किसान हैं, महिला समूह हैं, उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, एनजीओ के लोगों से भी इसमें सुझाव लिए गए। धार्मिक और जो संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं और खेल के क्षेत्र में जो लोग खिलाड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, ऐसे सभी लोगों से सुझाव आए हैं। और इसमें कुछ सुझाव राज्य सरकार से संबंधित भी हैं और ज़्यादातर सुझाव ये केंद्र से संबंधित हैं। जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके, क्योंकि कई सुझाव ऐसे हैं कि जो डबल ट्रिपल भी हैं, तो उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनको छांट करके और सेंटर को भेजा जा रहा है और केंद्र फिर अपना जो दृष्टि पत्र है वो और जो संकल्प पत्र है उस पर उसको सम्मिलित करेगा और जो भी ऐसे सुझाव हैं जो सम्मिलित करने योग्य हैं वो। वहीं बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गढ़वाली गीत में गोदियाल को पहाड़ी बताया जा रहा है, जबकि इसके विपरीत गणेश गोदियाल ने अपने शपथ पत्र में खुद को मुंबई निवासी बताया है। उन्होंने यह भी माना कि उनकी शिक्षा मुंबई में हुई और उनका कारोबार भी मुंबई में हुआ। जुगरान ने गोदियाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे में वह अपने आप को कैसे पौड़ी का बेटा कहे लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। गाना पौड़ी लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी गाने का प्रयास कर रहे थे बेसुरे सुर में कि तू दिल्ली रहने वालू, मैं उत्तराखंड को प्रवासी, मैं पहाड़ को वासी, मैं रहवासी। ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। अब जो शपथ पत्र उन्होंने दिया है वो उसमें स्वयं कह रहे हैं गणेश गोदियाल जी, मैं मुंबई को रहने वालू, मेरी संपत्ति मुंबई माँ, मेरू धंधा पानी मुंबई माँ, मेरी गाड़ी को नंबर भी मुंबई को, मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई की, मैं तो इनकम टैक्स को नोटिस आई वो भी मुंबई को। तो वो बोल रहे हैं कुल मिला के वो यही है कि मैं पढ़ा बला, शिक्षा दीक्षा, बिजनेस, गाड़ी नंबर, मेरा फ्लैट, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन शपथ पत्र में बोल रहे हैं। तो ये गाना आज से जो है वो उल्टा बजना शुरू हो जाएगा, जिसको वो गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अगर मेरी बात 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है।
उन्होंने बताया कि वह काशीपुर के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करवाने के लिए शासन और मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा काशीपुर में बाजपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से निर्माणाधीन आरओबी के कार्य में भी तेजी लाई गई और इसे 15 अप्रैल तक से जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि द्रोणा सागर नहर 2 लेन बाईपास रोड, शहर के अंदर लक्ष्मीपुर माइनर नाले का नव निर्माण और शहर में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए मल्टी स्टोर पार्किंग का निर्माण और रोडवेज अड्डे के स्थानांतरण सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी स्वीकृति दिलाई गई है। मेरा 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मेरी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी और एक ईमानदारी के साथ मैंने जो काम किए हैं उसमें मेनली 4 कार्य हैं जो मैंने इस 2 साल के कार्यकाल में जो हैं उनको फॉलो किया है और टाइम टू टाइम मैं मुख्यमंत्री जी के साथ भी मिलता रहा हूँ और उनकी मुझे बहुत सपोर्ट है और जब भी मैं उनके पास जाता हूँ वो मेरी बात सुनते हैं और इसके ऊपर जो है इमीडिएटली जो है एक्शन करते हैं। सबसे पहले जो है ये जो आरओबी वाला मैटर जो है ये एक ऐसी समस्या है हमारे काशीपुर की जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दीपक बिल्डर्स, उन्होंने डेट ऑफ कंप्लीशन 2 साल की थी जो आज 6 साल हो चुके हैं और टाइम टू टाइम मेरे से पहले भी हर आदमी जो है हर तरफ जो जैसे भी जो सपोर्ट कर सकता है उसने उसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की है। लेकिन अब जो है आरओबी का काम कंप्लीट हो चुका है और 15 अप्रैल को उन्होंने जो है लाइट व्हीकल्स के लिए ये आरओबी खोल देना है और मैं समझता हूँ कि जनता को परेशानी हुई है लेकिन कुछ ऐसी मुश्किलें हो जाती हैं जो फंस जाती हैं। जितना भी कार्य करो, जितनी मेहनत करो। पूर्व विधायक जी ने बोला, मेरे पिताजी ने बोला कि हमारा जो मीडिया है काशीपुर का ये एक इधर उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में वन आरक्षित प्रशिक्षार्थी सत्र के अंतर्गत 94 वन आरक्षियों के सर्टिफिकेट कोर्स के 6 माह की अवधि पूर्ण हो गई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 94 वन आरक्षियों को वन वर्धन, वन वनस्पति, वन मापिकी, वन अभियांत्रिकी समेत तमाम तरीकों से प्रशिक्षित किया गया है। इस मौके पर प्रशिक्षार्थियों ने कहा कि उन्हें जंगल सर्वाइवल, स्नैक रेस्क्यू, वन्य जीव रेस्क्यू, वाटर टेक्सुलाइजेशन, कैमरा ट्रैप, ड्रोन प्रशिक्षण, मीडिया मैनेजमेंट, फील्ड मोनेटाइजेशन, वन अपराध केस स्टडी पर तकनीक ज्ञान दिया गया जो कि उनके लिए काफी रोमांचकारी अनुभव रहा और अब इस ज्ञान को वे समाज सेवा में लगाएंगे। पूरा हो गया है तो सर जैसे हम लोग मैंने पहले बताया कि हम लोग जैसे पहले बीट पे काम करते थे तो उस समय हम लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण हम कई बार जैसे हमारे सामने वन अपराध हुआ तो हमें लीगल प्रोसेस उसकी पता नहीं थी। लेकिन अब हम FTI में 6 माह के प्रशिक्षण के बाद हमें मतलब कागजी नॉलेज बहुत ज़्यादा हुआ। मोहम्मद रहीम, ये वन आरक्षण प्रशिक्षण डिप्टी सत्र 2023 उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 3 अक्टूबर 2023 में प्रारंभ हुआ था और आज दिनांक 28 मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है। हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई जैसे कि वाइल्ड लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित, प्लांटेशन संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं उनको हम भविष्य में अपने फील्ड स्तर पर फॉलो करेंगे तथा और जो हमें अनुशासन से संबंधित यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। हमारा जो ये वन आरक्षी प्रशिक्षण का जो सत्र स्टार्ट हुआ था 2023 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, हम उसमें एक ट्रेनिंग के तौर पर आए हुए थे। आज एक जिम्मेदार वन आरक्षी फील्ड में जा रहे हैं। हमें इसमें हमारे गुरुजनों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल में जैसे GPS है, ड्रोन है और कैमरा ट्रैपिंग है और एमस्ट्रैक्ट एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होगी। इसको साथ ही साथ हमारा फील्ड टूर रहा अध्ययन भ्रमण और उसमें हमें विभिन्न जगह की मृदा, वनस्पति, वन्य जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना के बारे में अवगत कराया गया। सर 23-24 का सेकेंड सत्र था जो अभी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और अभी 6 महीने में मतलब मार्च में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे 94 फॉरेस्ट गार्ड थे अलग अलग डिविजन से और हमने कोशिश की है कि वो प्रैक्टिकल एंड थियोरी दोनों टाइप की उनको ट्रेनिंग दे पाए ताकि जब वो फील्ड में जाए तो जहाँ पे अकेले रहेंगे, फील्ड में भी अकेले रहेंगे तो वहाँ भी सक्षम तरीके से वो लोग वन विभाग की सेवा कर सकें और वनों का प्रोटेक्शन कर सकें। मैंने अपने संबोधन भाषण में भी कहा कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो वन विभाग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी और वन रक्षक अगर सजग रहता है तो उस क्षेत्र में, उस बीट में जो जिसको वन रक्षक कंट्रोल करता है उसमें अपराधों की संख्या में कमी आती है और
इसके अलावा भी जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो ये इस तरह की जो ट्रेनिंग है इसमें हमने उनको वन प्रबंध के जितने भी विषय हैं उसके संबंध में जानकारी दी। फिर जो आधुनिक जो चीज़ें हैं जो वन प्रबंध में जो उसके इम्प्रूवमेंट में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा प्रत्येक चौराहे पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा आने जाने वाले वाहनों की तलाशी लेकर आगे भेजा जा रहा है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र लंढौरा में भी चेक पोस्ट बनाकर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी रामपाल सिंह का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान बड़ी रकम तो नहीं ले जा रहा है। निर्वाचन आयोग के द्वारा हमें एक आदेश मिला है कि सही समय से ये चेकिंग की जाए कि कोई दुरुपयोग किसी चीज़ का नहीं किया जाए। आपके लीडर से लेकर के और आपका जितना भी कोई फंडिंग किसी भी पार्टी का अगर कोई फंडिंग भी कर रहा है तो उसे रोका जाए, उसका दबाव दिया जाए। क्या किसी तरह का कोई मामला सामने आया सर? अभी नहीं आ पाया। अभी 4 दिन पहले एक मामला आया था, लेकिन उसने अपने पूरी बैंक के सब स्टेटमेंट दिखा दिया है, सब आपने पकड़ लिया था। और हम ऐसे ही सब लोग हमारे स्टाफ है, सब लोग हमारी पूरी टीम है, टीम की भावना से हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। सब लोग अब चेकिंग कर रहे हैं। सर ये चेकिंग अभियान कब तक चले? ये हमारा 17 तारीख से चालू हो गया था और 19 तक हमारा पूरा वो चलेगा। बढ़ते आगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए बागेश्वर में पुलिस प्रशासन ने विभिन्न चेक पोस्टों पर जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस टीम द्वारा बागेश्वर कौसानी अल्मोड़ा राजमार्ग पर गरुड़ टैक्सी स्टैंड के करीब सघन चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से पुलिस ने 1,45,000 रुपये कैश बरामद किया है। इस धनराशि के संबंध में पूछताछ करने पर से व्यक्ति संतोषजनक उत्तर और वैध प्रमाण नहीं दे पाया है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता नियम से अवगत कराते हुए बरामद रूपियों को नियम अनुसार कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस द्वारा विभिन्न थानों क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने का आह्वान किया जा रहा है। इस क्रम में हरिद्वार पुलिस द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पंचपुरी गढ़मीरपुरी में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि समाज में भ्रमकता फैलाने वाले एवं दंगा कराने वाले व्यक्तियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपनियां मौजूद हैं जो अलग अलग सर्कल में लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। उनका पर डे का एक ड्यूटी चार्ट हमारे द्वारा यहाँ से निर्गत किया जाता है, जिसमें फ्लैग मार्च और जो चेकिंग्स हैं उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आगामी एक हफ्ते में और कंपनी यहाँ पर CPMF की आएंगी जिसमें ये जो फ्लैग मार्च की जो हम लोग गतिविधियाँ कर रहे हैं इसमें और गहनता आएगी और सघन तरीके से हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे। वहीं काशीपुर में 9 अप्रैल से शुरू होने वाले सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक चैती मेले की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 1 महीने तक चलने वाले चैती मेले को आकर्षित बनाने का काम शुरू हो गया है। मेला परिसर में अभी दुकानें नहीं सजी हैं, लेकिन मेला ठेकेदार आशीष ने दावा किया है कि मेले में जल्द ही धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगेगी। भारत का सुप्रसिद्ध चैती मेला है जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इस बार 9 अप्रैल से प्रारंभ है, तो उसको लेकर अभी मंदिर क्षेत्र व मेला क्षेत्र में साफ सफाई, मेले की दुकानों का निर्माण कार्य, मंदिर की साफ सफाई, पुताई व्यवस्था इत्यादि जो है कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, जो कि लगभग 9 तारीख से पहले सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। मेले को लेकर इस प्रकार से हर साल यहाँ पर चैती मेले का आयोजन किया जाता है और
उत्तराखंड की सबसे बड़ी चैती यहाँ पर मानी जाती है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैती मेले का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा तैयारियाँ पूर्ण कर दी गई हैं, टेंडर प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं और हमारा टेंडर इस पर खुला है और हम लोगों की पूर्ण तैयारियां हैं और तय समय पर यहाँ पर चैती मेले में दुकानें और झूले सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर तय समय पर तैयार हो जाएंगी। 9 अप्रैल से इस मेले का आयोजन होना है। 9 अप्रैल से 5 मई तक इस मेले का आयोजन होना है, तो 9 अप्रैल तक यहाँ पर सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। 9 अप्रैल से हम लोग यहाँ पर झूले भी यहाँ पर चालू करवा देंगे और सारी दुकानें हैं उस दुकानों की भी सब कुछ यहाँ पर दुकानें भी सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी और तय समय पर इस बार चैती मेले का आयोजन होने जा रहा है। देखिए, इस बार झूलों की बात करें तो जैसे टावर हो गया और आपकी बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो इस बार हम लाने वाले हैं। एक एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम होता है, फिश एक्वेरियम की हम लोगों की बात चल रही है, तो हो सके कि इस बार काशीपुर की जनता को वो नई चीज़ मिले। यहाँ पर एक फिश एक्वेरियम टाइप का यहाँ पर लगेगा, तो आप उसको देख सकते हो, वो एक बहुत नया आइटम है। और चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।